वेलकम यू ऑल एट मैकेनिकल सील पार्ट 2। मैकेनिकल सील पार्ट 1 में हम लोग जो जो डिस्कस किए थे उसका और थोड़ा इलेबोरेट करके आज हम लोग सीखेंगे। मैकेनिकल सील पार्ट 2 में आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो चलिए देख लेते। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सील, मैकेनिकल सील को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। पुशर सील, नॉन पुशर सील हम लोग किसको बोलते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। बैलेंस सील किसको बोलता है, बैलेंस सील, अनबैलेंस सील एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। किसको बैलेंस बोलेंगे, मैकेनिकल सील का ड्राइंग देख के हम लोग कैसे समझ में आएगा वेदर दिस मैकेनिकल सील इज बैलेंस और नॉट, वो जानकारी आज हम लोग लेंगे। डिफरेंस बिटवीन शाफ्ट माउंटेड एंड कार्टिज सील, कैसे सेट माउंटेड सील को हम लोग असेंबल करता है और क्या क्या परेशानी उसमें होता है वो कार्टिज सील में हम लोग कैसे दूर करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। व्हाट इज सिंगल एंड डुअल सील, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। पार्ट 1 में फ्रेंड्स हम लोग जो मैकेनिकल सील के बारे में डिस्कस किए थे उधर क्या क्या देखे थे हम लोग। एक रोटरी फेस होता है, एक स्टैटिक फेस होता है, एक स्टैटिक का पैकिंग, एक रोटरी का पैकिंग, और इन बिटवीन फेस में सीलिंग करने के लिए रोटरी फेस को स्टैटिक फेस के अगेंस्ट में हम लोग पुश करके रखते हैं, और वो पुश करके रखने के लिए एक डिवाइस हम लोग यूज करते थे, दैट इज योर स्प्रिंग। स्प्रिंग से हम लोग रोटरी फेस को स्टैटिक के अगेंस्ट में पुश करके रख रहे हैं। क्यों इसका दरकार है, क्यों, बेसिकली व्हेन योर सील फेस ओवन आउट, तो वो ओवन आउट होने के लिए जो कंप्रेशन हम लोग रखे हैं, सपोज 3 mm आप कंप्रेशन उधर रखे हैं तो 3 से कम हो जाएंगे, तो कॉम्पेंसेट कैसे करें, तो कॉम्पेंसेशन के लिए हमको रोटरी फेस को स्टैटिक के तरफ मूव करना है, तो इसीलिए इधर स्प्रिंग हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं शाफ्ट माउंटेड एंड कार्टिज टाइप मैकेनिकल सील किसको बोलते हैं। दिस इज योर शाफ्ट माउंटेड सील। शाफ्ट माउंटेड सील में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज ए शाफ्ट माउंटेड सील का एक डायग्राम है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका ग्लैंड प्लेट है, ग्लैंड प्लेट का पोजीशन फिक्स्ड है, शाफ्ट का पोजीशन भी फिक्स्ड हो जाता है वंस यू बॉक्स अप द पंप। पंप असेंबली करने के बाद शाफ्ट का पोजीशन फिक्स्ड हो गया, क्योंकि इंपेलर जो है केसिंग में फिक्स्ड है, तो शाफ्ट अगर फिक्स्ड हो गया, ग्लैंड प्लेट भी फिक्स्ड है, तो ग्लैंड प्लेट में जो स्टैटिक फेस लगा हुआ है इसका पोजीशन भी फिक्स्ड है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ग्लैंड प्लेट सील फेस में यहां तक ही आ रहा है, ग्लैंड प्लेट में जो स्टैटिक फेस है। तो इस स्टैटिक फेस में ये जो रोटरी यूनिट है, एक टोटल रोटरी यूनिट को कंप्रेस करके रखना है तो कंप्रेशन देना पड़ेगा। सपोज 3 mm आप कंप्रेशन देना चाहते हैं, तो ये जो रोटरी फेस है, स्प्रिंग का एक फ्री लेंथ होगा, सपोज इसका फ्री लेंथ था 80 mm, तो 3 mm कंप्रेशन चाहिए, तो इसको कंप्रेस करके हम लोग कितना mm में रखना पड़ेगा, 77 mm। दैट मीन्स स्टैटिक फेस के अगेंस्ट में रोटरी फेस लगने के बाद स्प्रिंग जो शाफ्ट में माउंट होगा उसको ऐसे माउंट करना है जो ओवरऑल रोटरी फेस का जो असेंबली का लेंथ है इट शुड बी 77। उसका फ्री लेंथ 80 था, 3 mm कंप्रेशन चाहिए था, दैट मीन्स 3 mm हमको स्प्रिंग को दबाना है। स्प्रिंग कैसे दबेगा, क्योंकि स्टैटिक के अगेंस्ट में रोटरी को पुश करने के बाद हम लोग ग्राफ स्क्रू को शाफ्ट में जो माउंट करते हैं ऐसा माउंट करेंगे जो ये 77 में हो। तो 77 में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको शाफ्ट में लोकेट आउट करना पड़ेगा जो स्टैटिक फेस मेरा कहां पर। वंस यू लोकेट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो आपको फिर उसी जगह में जाके रोटरी फेस को असेंबल करना है विथ ए कंप्रेशन ऑफ 3 mm, तो ग्राफ स्क्रू का पोजीशन मिलेगा। तो ये जो टोटल प्रोसीड्योर है इट विल टोटली डिपेंड अपॉन जो टेक्नीशियन शाफ्ट को असेंबली कर रहे, सील को असेंबली कर रहे हैं। अगर इस मेजरमेंट में कहीं पे भी 1-2 mm का मिस्टेक हो गया तो आइदर योर सील इज ओवर कंप्रेस्ड, नहीं तो अंडर कंप्रेशन में चला जाएगा। दैट मीन्स हो सकता है आपका कंप्रेशन लेंथ हो गया 73, दैट केस में आपका 7 mm का कंप्रेशन चला जाएगा, और नहीं तो हो गया 79,
उस केस में आपको खाली 1 mm का ही कंप्रेशन मिलेगा। तो दोनों केस में सील का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो अप टू द मार्क नहीं मिलेगा, आपको सील का लाइफ उतना नहीं मिलेगा। तो ये जो परेशानी है, ये जो डिफिकल्टीज है, इसको दूर करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए मार्केट में कार्टिज सील आया। कार्टिज सील में क्या है, उसमें प्री डिटरमाइंड एक वैल्यू हम लोग सेट करके देते हैं। 3 mm कंप्रेशन चाहिए तो 3 mm का लॉक प्लेट डालते हैं, सील को स्लीव के ऊपर ग्लैंड प्लेट के साथ एक कॉम्बिनेशन में एकदम कार्टिज बना के हम लोग लेके जाता है, जहां पर आपको ना सेप्ट कहां बैठेगा, सील कहां बैठेगा, उसका मेजरमेंट कोई झंझट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज कार्टिज सील। कार्टिज सील में क्या हो रहा है, देखिए स्लीव ग्लैंड प्लेट के ऊपर इधर लॉक प्लेट डाल के हम लोग कार्टिज बना के लेके चलते हैं, दैट इज योर कार्टिज सील। इस कार्टिज में देखिए आपका स्लीव, रोटरी फेस, स्टैटिक फेस, ग्लैंड प्लेट एज ए इंटीग्रल यूनिट लेके हम लोग जा रहे हैं, और जहां पर प्री डिटरमाइंड लॉक प्लेट डाल के हम लोग कंप्रेशन इसको सेट करके रखे हैं। तो इसको लेके जाके जस्ट आपको पंप में असेंबल करना है। तो इसमें ना आपको माउंटिंग का टाइम मेजरमेंट लेना है, ना कंप्रेशन का मेजरमेंट लेना है, ना फ्री लेना है, कुछ करने का दरकार नहीं। तो दैट इज मच मोर इजियर देन योर सब माउंटेड सील। नाउ पुशर सील एंड नॉन पुशर सील। किसको पुशर हम लोग, किसको नॉन पुशर बोलेंगे। फ्रेंड्स, इधर जो रोटरी फेस का हम लोग कॉम्पेंसेशन का बात कर रहे थे, दैट मीन्स वंस योर रोटरी फेस ओन आउट, तब आपको रोटरी फेस टुवर्ड स्टैटिक फेस की तरफ मूव होना चाहिए। रोटरी फेस स्टैटिक की तरफ मूव हो रहा है मीन्स रोटरी फेस के नीचे जो पैकिंग है, जो ओरिंग्स है, वो ओरिंग भी इसके साथ मूव कर रहा है। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ओरिंग इज योर डायनामिक ओरिंग। तो ये जो ओरिंग हो गया, दैट इज योर डायनामिक ओरिंग। दैट मीन्स इसका पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर रोटरी फेस पोजीशन के साथ मूव कर रहा है। तो जिस सील में आपका जो सीलिंग एलिमेंट है वो सील फेस के साथ मूव हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे पुशर सील। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या है, पुशर सील में एक प्रॉब्लम है जो अभी हम लोग देखेंगे। पुशर सील में जैसे जैसे सील फेस ओन आउट होगा, पुशर सील स्प्रिंग फोर्स के सहारे लेके आगे बढ़ेगा। तो इधर जो फेस ओन आउट होने के कारण जो मटेरियल डेब्रिस जमेगा, जो डिपॉजिट होगा, वो कहां पर होगा, सेप्ट के ऊपर होगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितना ओन आउट होगा उतना जमा होगा। तो पुश होने के लिए ओरिंग को मूव होना है टुवर्ड्स स्टैटिक फेस की तरफ, बट इस डेब्रिस के कारण क्या हुआ, स्टैटिक फेस की तरफ आपका रोटरी फेस मूव हो नहीं पाया। मूव होने नहीं पाया तो उसके लिए क्या होगा, सील आपका हैंग अप हो जाएगा। सील हैंग अप होगा, देयर इज अ हाई चांस ऑफ गैप बिटवीन रोटरी एंड स्टैटिक फेस। तो उस केस में क्या होगा, आपका सील लीकेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो दैट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ पुशर सील। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मार्केट में क्या आया, नॉन पुशर सील। वो क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। नॉन पुशर सील में क्या होता है, देयर आर सील टाइप दैट हैव नो डायनामिक ओरिंग। जहां डायनामिक ओरिंग नहीं रहेंगे, कंप्रेशन यूनिट एक रहेगा। जो कंप्रेशन यूनिट में जो पैकिंग हम लोग लगाएंगे, वो पैकिंग सेप्ट के ऊपर फिक्स रहेगा। तो नॉन पुशर सील होता है आपका बेलो सील्स। जो बेलो सील में हम लोग जो पैकिंग लगाते हैं, वो पैकिंग सेप्ट के ऊपर फिक्स रहता है, बट बेलो कंप्रेस करके आपका रोटरी फेस को स्टैटिक की तरफ पुश करता है। तो देखिए इधर जो पैकिंग हम लोग डाला, वो पैकिंग सेप्ट के ऊपर माउंट है, बट इधर बेलो एक्चुअली रोटरी फेस को स्टैटिक के अगेंस्ट में कंप्रेस कर रहा है। तो जैसे जैसे इधर फेस ओन आउट होता चला जाएगा, बेलो इसको पुश करेगा। बट ये जो पैकिंग हम लोग डाला, दैट इज योर नॉन डायनामिक, ये स्टैटिक होके रह रहा है, तो इसको हम लोग नॉन पुशर बोलेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे सील फेस ओन आउट हो रहा है, देखिए फेस मेरा आगे बढ़ रहा है क्योंकि बेलो एक्सपांड हो रहा है, बट मेरा ओरिंग जो सीलिंग एलिमेंट है वो फिक्स्ड है। इस केस में जो डिपोजिशन होगा सेप्ट के ऊपर हो रहा है, बट इट विल नॉट अफेक्ट ऑन योर पुशिंग एलिमेंट। तो इस केस में बेलो को पुश करने के लिए ये कोई रुकावट नहीं आ रहा है, तो ये हैंग अप होने का कोई चांसेस नहीं है। नाउ कम टू बैलेंस सील। बैलेंस और अनबैलेंस सील का जब भी सवाल आता है, जब भी क्वेश्चन आता है, तब हम लोग को दिमाग में हो जाता है बैलेंसिंग का। बट
वो जो बैलेंसिंग रोटरी इक्विपमेंट का है और सील बैलेंसिंग टोटली डिफरेंट। इधर जो बैलेंस का बात कर रहा है दैट इज योर हाइड्रोलिकली बैलेंस, मतलब वेदर योर सील इज हाइड्रोलिकली बैलेंस और नॉट, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। एक्चुअली सील में क्या हो रहा है, सील में कोई भी एक मैकेनिकल सील में जो दो टाइप का फोर्स है, एक तो क्लोजिंग फोर्स, दूसरा है ओपनिंग फोर्स। क्लोजिंग फोर्स रोटरी फेस से स्टैटिक फेस की तरफ एक्ट कर रहा है और ओपनिंग फोर्स स्टैटिक से रोटरी की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो क्लोजिंग फोर्स आ रहा है वो मेरा रोटरी फेस को स्टैटिक के अगेंस्ट में पुश करके रखता है। तो यहां पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग इधर दबा रहा है तो स्प्रिंग का एक लोड प्लस इधर जो लिक्विड प्रेशर दे रहा है उसके वजह से जो फोर्स आ रहा है, तो लिक्विड के लिए जो फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स आपका हाइड्रोलिकली स्प्रिंग के लिए प्लस लिक्विड के लिए दोनों फोर्स क्लोजिंग के लिए यूज हो रहा है, और यहां पर आके लिक्विड जो फोर्स दे रहा है दैट इज योर ओपनिंग फोर्स। बट ओपनिंग फोर्स का खासियत क्या है, ये जो वैल्यू है मगर 10 केजी प्रेशर है, टोटल 10 केजी प्रेशर ऑल ओवर द फेस एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर 10 केजी प्रेशर है, बट जैसे जैसे शाफ्ट की ओर बढ़ रहा है एकदम एक्सट्रीम शाफ्ट की तरफ जब पहुंचेगा फेस का जहां एंड हो रहा है वहां जाके जीरो हो जा रहा है, दैट मींस 0 to 10। तो इसका एवरेज वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इसको कैलकुलेशन की, 10/2 इक्वल्स टू 5 केजी फोर्स होगा इसका ओपनिंग फोर्स। तो चलिए सील नहीं बैलेंस करने से क्या प्रॉब्लम होगा, एक्चुअली जितना ज्यादा फोर्स डालेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस सील फेस में आएगा उतना ज्यादा सील लाइफ आपका कम मिलेंगे, सील का जो रिलायबिलिटी उतना कम होता चला जाएगा। बट एकदम प्रेशर भी नहीं रहेगा तो सील फेस रोटरी स्टैटिक के अगेंस्ट में इंटैक्ट होकर नहीं रहेगा, तब भी सील लीक होगा। तो हमको एक ऑप्टिमम प्रेशर की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर ज्यादा सील फोर्स ना आए जिसके वजह से मेरा ओवर स्ट्रेस जनरेट हो, और कम फोर्स भी ना आए जिसके वजह से सील मेरा ओपन हो जाए। तो वही है बैलेंस सील, जहां पर हम लोग हाइड्रोलिकली सील को हाइड्रोलिक फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं उसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बैलेंस सील का कैलकुलेशन। देखिए इस बैलेंस सील में यहां पर 10 केजी प्रेशर सपोज एक्ट कर रहा है, यहां पर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है 10 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया है जिस एरिया के ऊपर 10 केजी एक्ट कर रहा है दैट इज योर 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी एरिया इज योर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इधर जो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में लोड दे रहा है दैट इज योर 2 केजी। तो क्लोजिंग फोर्स कितना होगा, एरिया 5 इंटू 10 केजी फोर्स, 5 इंटू 10 प्लस 2 केजी स्प्रिंग लोड, 52 केजी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ओपनिंग फोर्स कितना रहेगा 10 केजी आपका फोर्स, इसका एवरेज वैल्यू 10/2 इक्वल्स टू 5 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर दिस डायरेक्शन। तो 5 इंटू दिस एरिया 5 इंटू 4 20 केजी, तो 20 केजी कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा, 20 केजी आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इस डायरेक्शन में 20 केजी और दिस डायरेक्शन में आपका कितना आया था दैट इज योर 52 केजी, इधर आपका 52, तो 52 माइनस 20 32 केजी नेट रिजल्टेंट फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सील फेस के ऊपर इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो इतना ज्यादा फोर्स के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विल बी जनरेटेड, उसके लिए आपका सील लाइफ कम मिलेंगे। तो यही चीज अगर हम लोग बैलेंस सील में डिजाइन में जाएंगे तो कैसे हम लोग मिटिगेट कर रहे हैं, कैसे कम कर रहे हैं, चलिए वो देख लेते हैं। बैलेंस सील में हो क्या रहा है, बैलेंस सील में बेसिकली हम लोग क्या चालाकी किया, उधर एरिया ए जो था एरिया ए को डिक्रीज किया क्योंकि वही कंट्रीब्यूटर था, प्रेशर तो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है दोनों तरफ, तो इसको तो कम नहीं कर सकता जो स्टॉपिंग बॉक्स प्रेशर है, बट एरिया ए को हम लोग कम कर सकते हैं और एरिया बी को बढ़ा सकते हैं। तो एरिया ए को बेसिकली हम लोग घटा लिया, एरिया बी को बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ ओपनिंग फोर्स मेरा बढ़ गया, क्लोजिंग फोर्स मेरा घट गया, तो डेल्टा जो बन रहा था क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में वो कम हो गया, तो अल्टीमेट रिजल्टेंट फोर्स मेरा कम हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स जैसे ही कम हुआ तो रिजल्टेंट स्ट्रेस भी आपका कम हो जाएंगे, तो उससे आपका सील लाइफ एनहांस होगा। तो बेसिकली हम लोग बैलेंस सील में क्या किया ना, जो शाफ्ट था उसको एक स्टेप डाउन करने के लिए स्टेप डाउन कर दिया, और स्लीप जो था स्लीप को स्टेप डाउन कर दिया, तो उससे क्या हुआ मेरा जो फोर्स एक्ट हो रहा था उसका एरिया घट गया, तो क्लोजिंग फोर्स अल्टीमेटली कम हो गया। तो कैसे बैलेंस फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे बैलेंस में
अल्टीमेट रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स कम होता है, वो अभी हम लोग देख लेंगे। देखिए इधर एरिया को हम लोग घटाया, जैसे स्टेप डाउन किया एरिया घट गया, तो एरिया ए नाउ इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया बी को बढ़ाया दैट इज 7 एंड 2 kg स्प्रिंग फोर्स था। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो मेरा क्लोजिंग फोर्स कितना आ रहा है 10 kg प्रेशर, तो 10 इंटू एरिया 4, ए 4 था, 10 इंटू 4 40 प्लस 2 42 kg क्लोजिंग फोर्स एंड योर बी इज 7 एंड एवरेज प्रेशर इज 10/2, सिमिलर वे में 5 kg, तो 5 इंटू 7 735, तो रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स जो इस डायरेक्शन में सील फेस में आ रहा है दैट इज योर ओनली 7 kg। इससे क्या हुआ, आपका जो सील फेस का स्ट्रेस है वो कम हो गया। तो कोई भी एक सील बैलेंस है कि नहीं कैसे पता चलेगा, ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग का सेंटर लाइन बराबर एक लाइन खींची, अगर वो लाइन दोनों फेस को क्रॉस नहीं किया, दोनों फेस को टच नहीं किया, दैट मींस दैट सील इज योर बैलेंस सील। अगर दोनों फेस को टच कर गया दैट इज योर अनबैलेंस सील। एकदम सिंपल है, कोई एक ड्राइंग लीजिए सील का, उस स्प्रिंग में एक स्केल रख के लाइन ड्रॉ कीजिए, इफ इट्स टच ऑल द फेस रोटरी या स्टैटिक, तो स्टैटिक एंड रोटरी फेस को टच करेंगे तो उधर हो जाएगा आपका अनबैलेंस सील। अगर रोटरी को टच नहीं कर रहा है, ओनली स्टैटिक को टच कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका बैलेंस सील। नेक्स्ट सील का जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज योर सिंगल एंड डुअल सील। व्हाट इज सिंगल सील, तो सील हम लोग बेसिकली क्यों लगा, सील लगा रहा है इसीलिए जो मेरा पाम के अंदर इक्विपमेंट के अंदर जो लिक्विड हैंडल हम लोग कर रहे हैं वो किसी भी हालत में एटमॉस्फेयर में आना नहीं है, तो सिंगल सील लगाए, अपने पाम चला के चला गया। तो ऑल ऑफ ए सडन अगर सील लीक करेगा तो एनवायरमेंट में सील का जो मटेरियल है वो आएगा ही आएगा। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हम लोग लगा सकता है क्या, जहां पर जैसे जैसे सील लीक किया देन एंड देयर विल बी अलार्म, अलार्म आपके पास आएंगे, तो अलार्म देख के आप जाके पंप को स्टॉप कर सकते हैं। तो मटेरियल स्पिल ओवर होने का जो चांसेस है वो 99% आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तभी मार्केट में आया डुअल सील, मतलब वन आफ्टर अनदर, दो सील आपने लगा दिया, इन बिटवीन दिस टू एक अलार्म मैकेनिज्म लगा दिया, प्राइमरी लीक किया तो अलार्म आया, तो आपको टाइम मिल गया, मौका मिल गया वो पंप को आइसोलेट करने के लिए। लेकिन डुअल सील के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम लोग फ्लैशिंग प्लान के बारे में मैकेनिकल सील पार्ट 3 पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही जानकारी लेते हैं, सिंगल सील एंड डुअल सील सील क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है सिंगल स्प्रिंग सील, मल्टीपल स्प्रिंग सील। जो सील में सिंगल कॉइल एक स्प्रिंग रहता है कंप्रेशन यूनिट को काम कराने के लिए, उसको हम लोग सिंगल कॉइल स्प्रिंग बोलते हैं। और जिस सील में नंबर ऑफ स्प्रिंग रहता है एज ए कंप्रेशन यूनिट रोटरी फेस को स्टैटिक के अगेंस्ट में पुश करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल स्प्रिंग सील। तो सिंगल कॉइल स्प्रिंग इस टाइप का देखने के लिए होते हैं, जहां पर एक सिंगल स्प्रिंग यूज होता है टोटल कंप्रेशन यूनिट को काम कराने के लिए। तो इस केस में क्या होता है, अगर जो लिक्विड हम लोग हैंडल कर रहे हैं वो कॉन्जिलिंग इन नेचर, क्रिस्टलाइजिंग इन नेचर है, तो उस केस में क्या होता है, अगर छोटा छोटा मल्टीपल स्प्रिंग हम लोग यूज करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर आके वो मटेरियल चिपक जाता है, क्लॉगिंग होता है, तो मेरा सील फेस हैंग हो जाता है, तो उस केस में सील लीक चालू हो जाता है। उस केस में हम लोग सिंगल कॉइल स्प्रिंग यूज करते हैं, क्योंकि एक कॉइल का बीच में इतना ज्यादा गैप है, उस गैप में आके सील को स्प्रिंग को क्लॉगिंग होने का चांसेस वेरी वेरी रेयर नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग उस केस में सिंगल कॉइल स्प्रिंग को यूज करते हैं। मल्टीपल स्प्रिंग देखने में कैसा होता है, ऐसा नंबर ऑफ स्प्रिंग आपका टोटल रोटरी फेस का रिटर्नर में रहेगा, जो एक्चुअली टोटल रोटरी यूनिट को स्टैटिक की तरफ पुश करने के लिए काम करेगा। तो एक स्प्रिंग नहीं, मल्टीपल स्प्रिंग है, इसीलिए हम लोग इसको मल्टीपल स्प्रिंग सील बोलते हैं। सील क्लासिफिकेशन इतना ही, होप सो सील क्लासिफिकेशन के बारे में आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हुए। तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियो थोड़ा इनोवेटिव वे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में सीखने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम लोग डुअल सील के बारे में, सील फ्लैशिंग के प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा फ्लैशिंग प्लान कहां पर यूज होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।